नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है अंबेडकर पर सियासी रार, कांग्रेस बीजेपी में आर पार। जहां राजनीति में ये कहा जाता है कि आपको भले ही ये ना पता हो कि क्या कहना है, लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं कहना। लेकिन आज के तकनीकी युग में आपके कहे हुए एक एक शब्द को भी विपक्षी दल झट से लपक लेते हैं और लोगों के बीच में एक नैरेटिव भी सेट कर दिया जाता है। अब देखिए ना, अंबेडकर पर एक बयान ने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक मुद्दा दे दिया, तो वहीं इसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें जीतू पटवारी की एक तस्वीर ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को छोटा करके भी रख दिया। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे की कि आखिरकार अंबेडकर किसके, और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ा होगा, एक पैनल खास जुड़ा होगा। लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान उनके साथ साथ बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। विपक्ष अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बनाकर लगातार हमलावर है। मंगलवार को भी कांग्रेस ने शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए बाबा साहेब के सम्मान में मार्च निकाला। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने अंबेडकर के सम्मान में मोर्चा खोल रखा है। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई बड़े नेता मार्च में शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लगातार अंबेडकर साहब को अपमानित कर रही है। कांग्रेस ने इसे आरएसएस का एजेंडा बताया। साथ ही साथ जिस तरीके से आरएसएस ने 50 साल तक देश का झंडा अपने मुख्यालय पे नहीं लगाया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। कई सर संचालकों ने अलग अलग आरक्षण और संविधान को लेकर प्रश्न उठाए, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करते हैं। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, इसका एक बड़ा इतिहास है, लेकिन एक बात साफ है, बाबा साहब अंबेडकर ने जो ये स्वरूप दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका विरोध तत्कालीन आरएसएस ने खुलकर किया था। ये बात फैक्ट है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संविधान को मानता है, बाबा साहब को मानता है और बाबा साहब के विचारों को मानता है। तो कोई जरूर कहीं न कहीं भाजपा का ये तोड़ मरोड़ करके कोई नया चीज पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये यही तो चाहते हैं कि दिमाग डाइवर्ट हो जाए, लोकसभा नहीं चले, संविधान पे चर्चा नहीं हो, सही बातें देश की जनता के सामने आए नहीं, तो इस तरह की बातें ये लाते हैं। बीजेपी ने भी अंबेडकर के सम्मान में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को इंदौर में कांग्रेस के प्रदर्शन से आई पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की एक तस्वीर ने बीजेपी को पलटवार का मौका दे दिया, जिसमें पटवारी के घुटनों पर बाबा साहब की तस्वीर है। मंगलवार को इंदौर नगर निगम के परिषद सम्मेलन के दौरान बीजेपी पार्षदों ने जय भीम के नारे लगाने के साथ ही बाबा साहब की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। तो भोपाल में सीएम मोहन ने भी कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया। अब अपने चुनावी समीकरण के आधार पर, जैसे कांग्रेस हमेशा अतीत में इसी प्रकार के सगुफे चला करके बात अपने ढंग से अपना वोट बैंक तलाशने का प्रयास कर रही है। देश की जनता समझदार है, देश की जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को अपने अतीत के इस पूरे घटनाक्रम पर माफ़ी मांगना चाहिए और अंबेडकर जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ऐसा कोई उनके द्वारा कदम किया जाना चाहिए। जो कल जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा साहब की तस्वीर को घुटनों पर पैरों पर रखकर अपमान किया है, सच में मन पीड़ा से भरा। ये बाबा साहब के अपमान करने की नेहरू जी के समय से कोशिश चल रही है कि कैसे भी उस मर्म पर चोट करे और ये माने कि ये संविधान भी नेहरू गांधी खानदान के द्वारा ही आया। कांग्रेस अंबेडकर के अपमान को पूरे देश में मुद्दा बनाने में जुटी है। हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं अंबेडकर के जन्म स्थान मध्य प्रदेश में जमकर सियासी रार देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस बीजेपी में आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। कुल मिलाकर सियासत में मान अपमान के नाम पर तेरे अंबेडकर मेरे अंबेडकर का राग खुलकर गाया जा रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी में साफ तौर पर यहाँ पर तकरार दिखाई दे रही है, मेरे अंबेडकर या फिर तेरे अंबेडकर। और बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल है। चलिए सबसे पहले
वो सुन लेते हैं और उसके बाद हम डिबेट की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल, क्या अंबेडकर के बहाने कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है? दूसरा सवाल, अंबेडकर के मुद्दे के सहारे बीजेपी कांग्रेस को क्या आपातकाल की याद दिला रही है? और अब सवाल नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण, क्या अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक दल असल मुद्दों से भटक रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में लगातार मुद्दों की तलाश की जाती है और जो मुद्दा हाथ में आता है उसको लेकर सरगर्मियां दिखाई देती हैं, चर्चाओं का दौर दिखाई देता है, साथ ही साथ दोनों ही राजनीतिक दल आपस में उलझते हुए, लड़ते हुए और बयानों का सिलसिला भी हमको दिखाई देता है। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिलन भार्गव जी मौजूद हैं। मिलन जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आनंद जाट जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, आनंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप ही से करूंगा। राजनीति में मुद्दों की कोई कमी नहीं होती जिसे हम कहते हैं, फिलहाल तो कोई चुनाव भी नहीं कोई बड़ा। मध्य प्रदेश में ये जो सियासी घमासान आप देख रहे हैं अंबेडकर के मुद्दे पर, सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स आपका। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस पे मुद्दा छिड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं इसके पीछे दलित राजनीति है। देखिए ललित जी, 2024 के चुनाव में ये समझ में आ गया था जब कांग्रेस ने आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर और जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक नैरेटिव सेट किया और बीजेपी को एनडीए को नुकसान हुआ। उसमें करीब 34 सीटों का जो एससी सीटें जो प्रभाव वाली हैं उसका नुकसान हुआ था और करीब 17% दलित वोट है देश में, तो एक बड़ा वोट है और 150 सीटें करीब या उससे ज़्यादा कुछ सीटें हैं जो दलित वोट प्रभावित करता है। तो पूरी राजनीति दलित पे। और देखिए ललित जी, अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो जो देश की दलित राजनीति है उसमें एक जो दलित राजनीति करने वाली पार्टियां थी, खासतौर से बीएसपी हो या कुछ साउथ की पार्टियां या महाराष्ट्र की प्रकाश अंबेडकर की पार्टियां, ये इनकी पकड़ कमज़ोर हुई है दलित वोट से। तो वो एक वैक्यूम सा बना है और जो मुख्य दल है कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वहाँ पर ये शिफ्ट हुआ है वोट। तो ये वोट, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स हो गया है कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ। हालांकि 2014 और 2019 में बीजेपी ने खासा वोट लिया दलित वोट, लेकिन 2024 में उसको नुकसान हुआ। तो पूरी राजनीति जो है दलित वोट को हासिल करने की है। अंबेडकर बहाना बन गए हैं और उसके बाद ये बयान जो है अमित शाह का वो बहाना बन गया है। तो कुल मिलाकर ये राजनीति वही है और ये जिस तरह से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर और हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए कांग्रेस की रणनीति है 2000 अगले चुनाव में, तो ये राजनीति वहां तक जाती है। इसलिए दोनों पार्टियों में इतनी छटपटाहट है और ये बड़ा मुद्दा छिड़ गया है जी। और इसके बहाने देखिए कांग्रेस को लग जरूर रहा है कि अमित शाह के बयान के बहाने उसको मौका मिल गया, वो हमले कर रही है, लेकिन आप ये भी देखिए बीजेपी को भी एक मौका मिला है बहुत से मुद्दे उठाने का इस पूरे विवाद के लिए, चाहे फिर वो आपातकाल का मुद्दा हो, चाहे नेहरू जी और अंबेडकर के संबंध रहे हों, चाहे पहले कैबिनेट से इनका इस्तीफा रहा हो अंबेडकर का, चाहे अंबेडकर को चुनाव हराने की बात हो। तो इसके जरिए वो बीजेपी ने भी बहुत फायदा इसका उठाया है, कांग्रेस ये समझ भी रही होगी। तो अब ये राजनीति कहाँ टेकेगी, ये इन दोनों पार्टियों के कौशल पर निर्भर करता है कि कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ये क्या नैरेटिव सेट होता है जी। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की और बहुत खास बात कही, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि बीजेपी लगातार नेहरूवाद और इस पर लगातार टिप्पणियां करती रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लिमिट में था, क्योंकि अंबेडकर को लेकर एकदम खुलकर नहीं बोल पाती थी। लेकिन अब जिस तरह से विपक्ष ने छेड़ दिया राग, तो अब तान तो होनी है और सुर भी सुनाई देंगे। लेकिन मिलन जी, क्या कुछ लगता है कि एक ऐसा मुद्दा जो ऐसा पकड़ लिया है विपक्ष ने, गलती से हो, चाहे वो 10 सेकंड की, आप जो कहते हैं कि 10 सेकंड की क्लिप थी, आपने पूरा क्यों नहीं सुना, लेकिन वो क्लिप को पकड़कर अब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है और आपके सामने भी अब कोई विकल्प नहीं है। लगातार प्रधानमंत्री को ट्वीट करना पड़ता है, मुख्यमंत्री को आगे आकर बोलना पड़ता है। देखिए ललित भाई, बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए जिस महान व्यक्तित्व के बारे में आज चर्चा हो रही है, पूरे देश में हो रही है, सदन से लेकर सड़कों तक जिस विषय को लेकर चर्चा है, उनका महानता जो व्यक्तित्व की है, उससे हमारे चर्चा करने से ना करने से व्यक्तित्व कम नहीं होगा। जो उनकी महानता है और देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको भगवान के रूप में पूजता है, उस भगवान का जिसने अपमान किया, उस इतिहास को ना हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, क्योंकि इतिहास तो लिख गया। और जो आपके काले कारनामे हैं जो उनको सदन तक रोकने सके हैं, नेहरू जी ने कितनी कोशिश की, चुनाव हरवाया, उपचुनाव लड़ाया तो उपचुनाव भी हरवाया, और जिसने हराया उसको पद्म भूषण देकर सम्मानित इस कांग्रेस ने किया। और तो और वो सदन में ना पहुंच जाए उसके लिए भरसक कोशिश की, और जैसे ही अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया,
तो नेहरू जी पत्र लिखकर माउंटबेटन को क्या कहते हैं, माउंटबेटन की जो एडवीना थी उनको पत्र लिखकर, लिखित में इतिहास है, ये मेरा कोट नहीं करा हुआ, वो खुश थे, प्रसन्न थे कि चलिए ये योग्य व्यक्ति तो गया, अब मैं सिक्योर हो गया। तो अनसिक्योरिटी, जो इनसिक्योरिटी फील करते थे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से करते थे क्योंकि वो योग्य थे, उनकी महानता को भी कैसे दबाया गया, वैसे ही अंबेडकर जी जिन्होंने इस देश के संविधान को लेकर देश की आत्मा को बनाए रखा और देश के जो हजारों लाखों वर्ष का इतिहास है उसको देखकर हुआ आने वाला भविष्य का जो भारत उसको गढ़ने का भी प्रयास किया, और जो उस समय की परिस्थिति थी उसको देखकर जो उन्होंने संविधान तो रच दिया, लेकिन संविधान का पालन करने वाले लोगों ने किस प्रकार से खिलवाड़ किया, उनको पहले बाहर किया, फिर अपने मौजूदगी में बार बार संविधान के टुकड़े किए और किसको अधिकार देने की बात की। वो कहते थे कि वंचित और शोषित वर्ग को समानता का अधिकार मिलना चाहिए था, और ये क्या कहते थे कि सिर्फ इस देश में यदि किसी का अधिकार है तो मुसलमानों का है। अरे ये वोटों की राजनीति कब तक, तुष्टीकरण की राजनीति कब तक? और हम, यदि हमने भारत रत्न दिया तो आपको क्यों तकलीफ हो रही? और हमने उनसे जुड़े हुए चीजों को, जहां उन्होंने शिक्षा ली, जहां वो पैदा हुए, जहां वो रहे, उनको पंच तीर्थ के रूप में पूजना चालू किया, तो आपका तकलीफ होना स्वाभाविक है। तो आप भी अपने परिवारजन को भारत रत्न तो घर में ही दे दिया करते थे, आप खेलते थे, तो मां ने पुत्र को दे दिया, पुत्र ने बेटे को दे दिया, किसी को भी दे रहे हैं साहब, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को नहीं देंगे। अपने महान महापुरुषों का अपमान जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने तिरस्कार करते हुए किया, आज उसका सम्मान हम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनकी पार्टी के थे, क्योंकि वो महान थे, उनकी योग्यता, उनका व्यक्तित्व इतना महान था। चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, चाहे पीवी नरसिम्हा राव जी की बात करें, जिनके शव को कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय में जगह दी क्योंकि सोनिया जी को पसंद नहीं थी। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का शव रखना भी इनको मंजूर नहीं था। तो महापुरुषों का लगातार इन्होंने अपमान किया, और हमने उन महानताओं को लाकर भविष्य की भारत और वर्तमान पीढ़ी को बताने का काम किया, क्योंकि फायदा पीढ़ी को हो, ना कि राजनीति को। आनंद जी, आपने छेड़ दिया। देखिए, वो कब तक चुप बैठे थे, लगातार वो हमेशा कहते रहे, पहले भी कहते रहे कि नेहरू जी ने अंबेडकर जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, और तमाम जो इतिहास है वो खुलकर सामने रख रहे हैं। आपने मौका दिया उनको। सबसे पहली बात तो ये है कि अमित शाह जी को मैं निवेदन करके कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर मेरे जैसे पिछड़े व्यक्ति के लिए, और हजारों लाखों जो करोड़ों दलित और आदिवासी और महिला और अल्पसंख्यक इस देश में हैं, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम फैशन नहीं है। हमारे लिए वो भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं आज टीवी पर आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार के साथ बैठकर बात कर रहा हूँ, तो वो बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए संविधान के कारण है। और वो संविधान जिसे बनाने का काम संविधान सभा ने दिया था, वो संविधान सभा जिसमें कांग्रेस का बहुमत था। तो बाबा साहब अंबेडकर जब पहली बार पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने, फिर पूर्वी बंगाल चूंकि बंटवारे के कारण पाकिस्तान में चला गया था, तो बाबा साहब अंबेडकर की वो सीट चली गई। फिर 1951-52 में जब चुनाव हुए, तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसी में ये दर्ज है कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअली, निर्दलीय तौर पर, कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया कि बाबा साहब अंबेडकर जो हैं वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव में जाएं, वो नहीं गए, लेकिन जनता ने उन्हें नहीं चुना। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में समर्थन देकर उन्हें राज्यसभा से कैबिनेट में लिया, और एक विधायक था, उनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने वाले इस इतिहास को आधा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब माधवराव सिंधिया जी से चुनाव हार गए, तो हो सकता है कि 20 साल बाद कोई भ्रम फैलाने के लिए आए कि अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हरा दिया था। भाई, पार्टी अलग थी, उन्होंने इंडिविजुअली चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता कैसे बने, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी और गांधी जी की सोच थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्रांतिकारी हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अत्याचारों को झेला हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें योग्यता हो, उसे संविधान निर्माता बनाना चाहिए, उसे संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए। तो वो योग्यता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी में थी, और वो क्रांतिकारी स्वभाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का था। और वो पूरा जो उत्पीड़न था वो बाबा साहब अंबेडकर जी ने झेला था। तो वो बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान के माध्यम से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं और अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए, और वो अछूत भी थे।
तो अछूतों के द्वारा बनाया, एक अछूत के द्वारा बनाए गए संविधान का आरएसएस ने किस प्रकार विरोध किया था, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। वो आप पर आरोप लगाते हैं, आप कौन RSS आरोप पर लगा रहा है? मैंने अमित शाह जी को कहा था क्या कि आप बाबा साहब के नाम को अंबेडकर का नाम फैशन, ये अपमान नहीं है। 10 सेकंड क्या होता है? उन्होंने अपनी पूरी सोच दिखाई है, जिस सोच के आधार पर पूरा देश जो है आज आंदोलित है। बाबा साहब ने, बाबा साहब भगवान है और बाबा साहब ने इस जमीन पर करोड़ों लोगों को नर्क से निकालने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी अपमान एक बार नहीं कर रही, बार बार कर रही। इस डिबेट में भी देखिए आप, आनंद जी कह रहे वो अछूत थे, मतलब एक महान व्यक्तित्व को आज भी ये अछूत मानते हैं। उनके व्यक्तित्व का ना गुणगान कर पा रहे, ना स्वीकार कर पा रहे, क्योंकि नेहरू जी से योग्य थे। और जिस संविधान सभा की आप बात कर रहे हैं, एक सभा तो वो भी जो प्रधानमंत्री चुनना चाहती थी। क्या नेहरू जी को उन्होंने चुना था? नहीं चुना था, एक वोट भी नहीं मिला था। लेकिन साहब नेहरू जी अपनी महत्वाकांक्षा के चलते प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन देश का संविधान और जो समिति थी वो कौन चाहती? सरदार वल्लभ भाई पटेल को चाहती थी। लेकिन उनको दरकिनार करते उनके व्यक्तित्व को आपने कैसे अक्षुण्ण रखा? और आपने भीमराव अंबेडकर जी का अपमान एक बार नहीं अनेकों बार किया। क्यों घुटने पे रखा जीतू पटवारी जी ने? क्यों माफी नहीं मांगी? घुटने पे रखते हैं जिनको सिर माथे पे रखना चाहिए, जिनका व्यक्तित्व इतना महान है कि जिन घर में पूजे जाते हैं, देश में पूजे जाते हैं, जिनकी महानता का गुणगान पूरी दुनिया करती है कि इतना बड़ा लोकतंत्र बनाने वाला कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। तो स्वीकार करिए, कह रहे उन्होंने नहीं बनाया, समिति ने बनाया, सभा ने बनाया। ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं बनाया, सभा ने बनाया, मतलब कांग्रेस ने बनाया। सीधी सीधी बात है, कांग्रेस को ये मानते हैं। लेकिन हम मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो व्यक्तित्व, जो शिक्षा को लेकर उनका कहीं ना कहीं उनकी विजन था, उस विजन को आज भारतीय जनता पार्टी शोषित वंचित हर वर्ग को समानता का अधिकार देते हुए निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है और निरंतर प्रगति कर रही है। और आज उनकी आत्मा खुश हो रही होगी कि जैसा वो चाहते थे भारत। ठीक है आनंद जी, आप जवाब दीजिए। ठीक है, मैं शैलेंद्र जी के पास जाऊंगा, लेकिन आनंद जी एक बात बताएं। वो ये कह रहे हैं, आप आरएसएस के लिए उनको पर आरोप लगा रहे कि आरएसएस ने अछूत का तो पूछ रहे साहब, अछूत कैसे हो गए वो? चलिए ठीक है, आनंद जी जवाब देंगे ना। आनंद जी ये बताइए कि जीतू पटवारी के द्वारा क्या कुछ गलत हुआ? क्योंकि हम तो कहते हैं कि गलत नहीं हुआ, एक सामान्य सी एक एक्शन था जो उसका रिएक्शन सामने आया। तो वही तो आप अमित शाह जी के साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जी का भी बिल्कुल सामान्य नहीं है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। तो फिर बताइए, ये कहा गया कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम फैशन हो गया है, ये कहा है अमित शाह जी ने। और ये भी कहा, सुन लीजिए पूरी बात, पूरा सेंटेंस सुनिए। आपके दर्शक इस बात का फैसला करें, मैं जज नहीं हूं, आप जज नहीं है। दर्शक इस बात का निर्णय करें, मध्य प्रदेश और देश की जनता इस बात का निर्णय करे और वो बताए कि बाबा साहब का नाम जितनी बार लेते हैं उतना अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता 7 जन्मों का। बाबा साहब अंबेडकर जी ने करोड़ों लोगों के लिए ऐसा संविधान बना कर दिया कि उनकी नर्क जैसी जिंदगी जो थी उन्हें नर्क से निकालने का काम किया उस संविधान के माध्यम से। तो मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके लिए बाबा साहब किसी भगवान से कम नहीं है। तो और ये बहुत स्पष्ट है। और कोई इस बात पर अगर आपत्ति लेगा तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी इस देश के पिछड़ों से, इस देश के दलितों से, महिलाओं से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से। और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के लिए अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए और मोदी जी को चाहिए कि अगर वो बाबा साहब अंबेडकर जी का वास्तव में सम्मान करते हैं तो उन्हें अमित शाह जी को मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। शैलेंद्र जी, न तो कांग्रेस जो है बाबा साहब के विरोधी है, न बीजेपी विरोधी है, दोनों ही सम्मान करना चाहते हैं। फिर मुद्दे क्या है? फिर देखिए, सम्मान तो मजबूरी है कि असल मुद्दों की तरफ से ध्यान भटका रहे हैं। नहीं, असल मुद्दों की तरफ से ध्यान, देखिए बीजेपी ने बहुत पहले समझ लिया था कि ये राजनीति आनी ही है। जब पूरा हिंदुत्व के आधार पर वो खड़ी हुई और उसकी ताकत वही है कि हिंदू जो पूरा वोट है वो एक रहे। और ये राजनीति राहुल गांधी ने इसमें टर्न लिया जब 24 में उन्होंने ये सब मुद्दे उछाले। चाहे अगर संविधान का मुद्दा उछालते हैं तो सीधे अम्बेडकर की बात आती है, और अम्बेडकर की जब बात आती है तो दलित राजनीति आती है। तो बीजेपी ने ये समझ लिया था। तो आप देखिए, बीजेपी ने अम्बेडकर पे बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था, चाहे उनसे जुड़े स्मारक हो, चाहे और भी चीज़ें हो, अम्बेडकर की को शामिल करना हो दलित राजनीति में। तो ये राजनीति पूरी बीजेपी ने समझ ली थी। और देखिए, जो कांग्रेस या जो दलित की राजनीति किया करती थी वो पार्टियों ने सिर्फ अंबेडकर को दलितों का मसीहा बनाकर रखा। लेकिन बीजेपी का अप्रोच आप देखिए, उन्होंने उनको उस छवि से बाहर निकालने की कोशिश की, देश का बड़ा नेता बनाने की कोशिश की, दुनिया में ले गए उसको। तो बीजेपी उनको अलग तरीके से गढ़ रही है। बीजेपी इसमें माहिर है, अपने हिसाब से वो नेता की छवि गढ़ लेती है और वो कहीं ना कहीं अंबेडकर को वहां से छुड़ाकर अपने तरफ लाना चाहती है, क्योंकि ये दलित
वोट बहुत बड़ा है। हाँ। तो बीजेपी इस पूरी रणनीति में लगी है और कांग्रेस जो राजनीति कर रही है उसका बाउंस बैक भी हो सकता है। ठीक, बराबर, बिल्कुल। मिलन जी, लेकिन एक बात बताइए, हिंदुत्व का जिस मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ते हैं और आपको उसका फल भी मिला है, लेकिन क्या उसको कमजोर करने की एक कोशिश आपको इस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि जातिगत राजनीति की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की वो लोग बात करते हैं, आप उसका विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे? बिल्कुल ललित भाई, देखिए इस देश को एकता में बंधे रहने के लिए जो जरूरी है उसमें सबसे बड़ा कारण है हिंदुत्व। यदि हिंदुत्व हम मानेंगे, जातियों में नहीं बांटेंगे, तो देश एक रहेगा। लेकिन आप देखिए इनकी चालाकियां, पहले देश को धार्मिक आधार पर बांटा, हिंदू मुसलमान किया, पाकिस्तान अलग दे दिया। क्यों दिया साहब? आज तक मर्म झेल रहे हैं। आतंकवाद का पनागार वही बना हुआ, वो आज नासूर बना हुआ है। किसकी देन है? इन्हीं की जो देन है। लेकिन ये फिर बांटने का कोशिश कर रहे हैं। ये तो इनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। जिस शहर में हम बैठे हैं भोपाल में, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है साहब। भोपाल जो है आज भारत का हिस्सा नहीं थी। नेहरू जी चाहते तो पाकिस्तान को दे देते, हैदराबाद पाकिस्तान को दे देते। इनके तो भैया दानी हो गए थे ना। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, वो देश को एकता के सूत्र में बांधने के थे। वो जातियों को कभी बांटना नहीं चाहते थे। और बाबा साहब भी चाहते थे कि हर वर्ग एक समानता का अधिकार पाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन आप ये देखिए षड्यंत्र किस प्रकार चल रहा है। हाँ। जातीय जनगणना होनी चाहिए। अरे दशकों तक तो आप रहे, क्यों नहीं कराई? और जिन राज्यों में आप करा लीजिए ना। लेकिन SC ST OBC का अधिकार मानकर किसको देना? आनंद जी, सिर्फ मुसलमानों को देना, इनका सिर्फ लक्ष्य है। ठीक है, अधिकार छिन किस करा? शोषित और वंचितों का। ठीक, आनंद जी, आप लगातार आरोप लगाते रहे अम्बेडकर जी का अपमान बीजेपी कर रही है, RSS कर रही है। अरे भारत रत्न तो उन्होंने दिया। किसने दिया भारत रत्न? अरे मतलब उनके किसने दिया भारत रत्न? आप बताइए ना ललित जी। भाजपा प्रवक्ता तो व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप तथ्य बता दीजिए किसने दिया भारत रत्न? आप बोलिए। मिलिंद जी बताइए। नहीं, आप बताइए ना। आप कह रहे हैं कि भाजपा ने दिया है। भाजपा ने नहीं दिया। भाजपा की सरकार नहीं थी उस वक्त, 1967 में उनका सपोर्ट। मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। 1967 में संसद के अंदर जो सबसे बड़ी प्रतिमा भारत की है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, वो कांग्रेस पार्टी ने लगाई। कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सरकार थी, आपने नहीं दिया। सुन लीजिए, मैं सम्मान की बात कर रहा हूं ना, कि संविधान सभा में लेकर हम आते हैं, संविधान निर्माता बनाने का श्रेय हम लेते हैं, हमने बनाया उन्हें। और उसके बाद चुनाव, वो ये आरोप लगा रहे सर। सम्मान की बात है ना, तो भाजपा के जवाब थोड़ी दूंगा। आप प्रश्न पूछिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल बराबर है, ठीक है, आपके जवाब दूंगा। भाजपा विपक्ष में है क्या? भाजपा पक्ष में है ना, तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये नहीं है। जवाब दोगे क्योंकि सत्ता में हो। और आपके नेता ने अपमान किया है बाबा साहब का। बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के बारे में ये कहा है कि इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहब ने मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए यही स्वर्ग बना दिया। ये समझने की बात है। अरे ये कौन सी बात है? अमित शाह कब माफी मांगेंगे? अमित शाह, अरे अमित शाह को कोई माफ नहीं करेगा। और ये आपकी कुंठा है, नहीं, ठीक है, ये बात नहीं है, पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ठीक है, चलिए, ठीक है। एक लास्ट एंडिंग कमेंट ना सर, आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि उस वक्त सरकार तो कांग्रेस की भी नहीं थी, बीजेपी की भी नहीं थी, लेकिन भारत रत्न इन्होंने भी नहीं दिया। इतने साल रखते थे। और उनके लिए मंडल कमीशन आया तो कमंडल लेकर जो है भाजपा ने उस सरकार से समर्थन ले लिया था। तो आरक्षण के खिलाफ कौन है? अभी पूछ लीजिए भाजपा के प्रवक्ता से कि आरक्षण का समय कम है, लेकिन एक लास्ट कमेंट। आप उसको खत्म करना जिस प्रकार से आपके नेताओं ने समर्थन वापस लिया था, समर्थन वापस लिया और निजीकरण आपने किया, निजीकरण करके और पूरी तरह से आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। ठीक है सर, आखिरी ठीक है सर, तब भी आपको तकलीफ हो रही है। चलिए, ठीक कुल मिला के देखिए इस मुद्दे आरक्षण आप खत्म कर रहे हैं। ललित जी, कुल मिला के इस मुद्दे ने बहुत से गड़े मुर्दे उखाड़ने का मौका दिया है। चाहे हम स्वतंत्रता से के पहले से लेके अभी तक की पूरी राजनीति, इसके बहाने कई मुद्दे आपको देखेंगे धरातल पर आएंगे, कई बहसें छिड़ेंगी, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि निशाना दलित राजनीति। ठीक है, अब मैं एक बार और बता दूं, क्योंकि देखिए 31 मार्च, आप मुझसे पूछ रहे 31 मार्च 1990 को भारत रत्न उनको मिला था, लेकिन बीजेपी समर्थित सरकार थी वीपी सिंह की। तो आप ये मानिए ना, लेकिन आपका समर्थन नहीं था, समर्थन उनका था।
भूषण देते हैं, चुनाव हराने वाले उनके हो। समर्थित सरकार थी राजनीति वीपी सिंह की। घर में ही चलिए बाबा ठीक है सर, साहब को ठीक है बाबा साहब को सर। नहीं देखिए देंगे। आरोप बाबा साहब अम्बेडकर की पहली मुझे लगता मुझे संसद चलिए ठीक है, कांग्रेस एक ये बताने का उद्देश्य था मेरा। पीछे करने का काम भाजपा ठीक है की सर, नरेंद्र ठीक है, मोदी सरकार ठीक है ने सर, किया। ठीक है सर। बाबा साहब के समय मेरे पास संविधान इतना को ही बार-बार है, समय मेरे पास अपमानित इतना ही है, करती समय मेरे पास इतना ही है। आनंद जी, मिलन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शैलन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहने की बात यह है कि अंबेडकर जी का विरोधी कोई नहीं है। हम जैसे बात करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, सभी लोग अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं। फिर बड़ी बात यह है कि फिर विरोध कौन करता है, क्यों एक दूसरे को विरोधी बताया जाता है, क्या केवल ये एक मुद्दा है, ये समझने की जरूरत होगी। बहरहाल इस खास पेशकश में आज का मुद्दा में इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार